जन्नत के पत्ते बाब 1। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद, वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाए आप और आपकी वो वीडियोस। आप भले इसे टीवी पर चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी रकम वसूलना चाहते हैं आप? रहा जिहान सिकंदर, तो वो मेरा शौहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है इससे। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल इसने सोगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो इसे अंदर बिठाकर गया था। इसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तलख़ साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के उस पार वो शख्स मेज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। इसे लगा इसने इसकी मेज़ पर किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद इसका वहम था। जिस लम्हे वो इस पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी तो खुले दरवाजे से इस सिपाही ने इसे एक सुर्ख गुलाबों का बुके थमाया। गो के इसके साथ कोई ख़त ना था और फूल भी इन सफ़ेद फूलों से क़तन मुख्तलिफ थे। फिर भी इसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला भी मेजर अहमद ही था और वो इसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। इसने बूके सिपाही के बाजुओं में फेंका और दरवाज़ा खटाक से बंद किया। गाड़ी सन से आगे बढ़ गई। हया शाम में इरम भागती हुई आई। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो इस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। इसने फर्द जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी हया को झंझोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? इस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ़्लाइट कब है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले, फिर ही वीज़ा मिलेगा। इसको इरम की मौजूदगी से कोफ्त होने लगी, मगर कुछ इसके तासुरात से वाज़ेह हो रहा था। जल्द ही, इसलिए इरम जल्द ही उठकर चली गई और वो फिर से सोचों में गुम गई। मेजर अहमद, इसका आधा जुलसा चेहरा, सामने ना आना, पर्दे के पीछे से बात करना और इसकी वो अजीब फ़लसफ़ियाना बातें, जन्नत का ज़िक्र, बास पुरुष करना और फिर मुझसे शादी का सवाल। ओह मेरे खुदाया, कैसा अजीब आदमी था वो। और इसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद तैश में होने के बायस सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी पुप्पो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे शायद इधर का रुख कभी नहीं करेगा। आखिरकार कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया है। क्यों कही थी इसने ये बात? कैसी ज़िल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा? फुप्पू का ख़ानदान वाक़यातन पलट कर नहीं आया था, तो क्या इसके वजह इनकी अपने मुल्क और ख़ानदान से बेज़ारी नहीं थी जैसे कि वो क़यास करती थी? मगर कोई और थी, कोई ज़िल्लत आमेज़ काम इन्होंने सरअंजाम दिया था। और इन्होंने किसने? फुप्पो, इनके शौहर या जहान सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफ़सार नहीं कर सकती थी, ना ही इसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी इसी ने भेजे थे। इसे इसके ज़बानची जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो इसकी कॉल टेप कर रहा था जब ज़ारा ने इसको बताया था, और वो इस वक्त यकीनन इसके कमरे के बाहर ही होगा। मगर गुलदस्ता तो किचन की टेबल पर रखा था, तो क्या वो इनके घर भी दाखिल हो सकता था और इसके कमरे में भी? खौफ की लहर ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फ़ातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। इसने तकिए पर रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला और स्लीपर पहने बाहर आई।
ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپا افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ بہت رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اسکائے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی ملی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی۔ ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے، وہ اس کے فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔